नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी माने जाने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को स्थानीय सरकार के चुनावों में आरक्षण देने के मसले पर सियासत और गर्मा गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर लगी याचिकाओं पर सुनवाई का काम शुक्रवार को पूरा करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट अब 10 मई को मामले में अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में सुनिश्चित करेगा पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनावों में ओबीसी को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए कई जानकारियों पर मध्य प्रदेश की सरकार को जोरदार फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल से स्थानीय निकायों की करीब 24,000 सीटें खाली रहने पर हैरानी जताते हुए दो टूक कहा था, ओबीसी को आरक्षण नहीं देने पर आसमान नहीं गिर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्रदेश में 2 साल से इन सीटों पर पंचायत और नगर निकायों के लिए चुनाव नहीं होना कानून के शासन का उल्लंघन है। अदालत ने कहा कि वो मध्य प्रदेश के लिए भी महाराष्ट्र की तरह आदेश पारित करेगी। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी के मामले में महाराष्ट्र सरकार को मुंबई की सेशंस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सेशंस कोर्ट ने नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को जमानत देते हुए अपने आदेश में लिखा है कि राणा दंपति पर मुंबई पुलिस के द्वारा राजद्रोह की धारा लगाना पूरी तरह से गलत है। नवनीत और रवि राणा ने कोई ऐसा काम नहीं किया था और ना ही कोई हथियार लाने के लिए किसी को उकसाया था जिसके चलते उन पर यह धारा लगाई जाए। मुंबई पुलिस के द्वारा लगाई गई राजद्रोह की धारा पर अब बीजेपी ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और मुंबई पुलिस को महाराष्ट्र सरकार का मोहरा बता दिया है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की गिरफ्तारी हनुमान चालीसा विवाद में हुई थी। नवनीत राणा और रवि राणा को जमानत मिलने पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने सवाल उठाए हैं। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बीजेपी पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कहा कि केंद्र सरकार को देखकर लगता है कि ब्रिटिश शासन बेहतर था। राउत से जब कोर्ट के आदेश को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देश में जो राहत घोटाला चल रहा है उसके कई पहलू हैं। अपराध और आरोप सिर्फ हमारे खिलाफ साबित होते हैं, लेकिन ये दूसरे लोगों पर साबित क्यों नहीं हो पाते, ये शोध का विषय है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए पहुंची टीम का विरोध किया गया। टीम के पहुंचने से पहले सड़क पर हंगामा और नारेबाजी होने लगी। एक पक्ष की ओर से हो रही नारेबाजी के बाद दूसरी पक्ष की तरफ से भी नारेबाजी से जवाब दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने हालात को संभाला और लोगों को तितर बितर किया। बता दें, सिविल जज CD रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी और सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर नियुक्त कर 10 मई को रिपोर्ट मांगी है। इस सर्वे और वीडियोग्राफी को लेकर मस्जिद कमेटी के सचिव ने पहले ही कार्रवाई का विरोध करने का ऐलान किया था। गेहूं खरीद के अजीबोगरीब रुख को लेकर जिस खतरे की आशंका जताई जा रही थी उसके संकेत अब साफ दिखने लगे हैं। गेहूं की सरकारी खरीद का जो अनुमान पहले लगाया गया था उससे 50% कम खरीद की आशंका है। ये 13 साल में रिकॉर्ड होगा। खरीद कम होने का असर अभी से दिखने लगा है और खाद्य सुरक्षा के लिए PDS के तहत कई राज्यों को दिए जाने वाले गेहूँ की जगह अब चावल दिए जाएंगे। तो क्या ये बड़ी समस्या के संकेत है? खाद्य सुरक्षा योजना के लिए भी गेहूँ पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है? आखिर सारा गेहूँ कहाँ गया है? इससे एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या कुछ महीने बाद ही गेहूं के दाम आसमान पर होंगे और क्या खाद्य महंगाई बढ़ने के भी संकेत हैं। सरकार ने 2 दिन पहले ही मौजूदा रबी खरीद सीजन के लिए अपने गेहूं खरीद अनुमान को घटाकर 19.5 मिलियन टन कर दिया है। ये पिछले 13 वर्षों में सबसे कम है, जबकि पहले गेहूं खरीद का अनुमान 44.4 मिलियन टन का लगाया गया था। केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा है कि खरीद में तेज गिरावट निजी खिलाड़ियों द्वारा भारी खरीद के कारण हुई है। तो ये भारी खरीद क्यों हुई? विश्व बैंक के कमोडिटी मार्केट आउटलुक ने अनुमान लगाया है कि इस साल गेहूं की कीमतों में 40% से अधिक की वृद्धि होगी, जो मामूली रूप से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगी। जिसके बाद सवाल उठता है कि क्या इसी तरह की बढ़ी हुई कीमतों के लिए बड़े व्यापारी गोदामों में गेहूं को इकट्ठा कर रहे हैं और समय आने पर इसे काफ़ी महंगे दामों पर बेचेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान की जमानत के मामले में अब तक फैसला न आने पर नाराजगी जताई। जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा कि चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की जमानत याचिका के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है, इसलिए वो इस मामले में 11 मई को सुनवाई करेंगी। अदालत ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हाईकोर्ट को आजम खान की जमानत याचिका के मामले में आदेश पास करने का वक्त मिल जाए। बेंच ने कहा कि ऐसे वक्त में जब आदेश सुरक्षित रख लिया गया है तो वो कोई आदेश नहीं दे सकती, इसलिए हाईकोर्ट को आदेश देने दिया जाए। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में 5 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस राव ने कहा कि फैसले को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। 137 दिन हो गए हैं और अब तक कोई आदेश पास नहीं हुआ। उन्हें 86 मामलों में जमानत मिल गई है, अभी एक मामला है। ये न्याय के साथ मजाक है। हम अभी इतना ही कह सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम कुछ और कहेंगे। जस्टिस राव ने कहा कि हम हाईकोर्ट को 2 दिन का मौका और देते हैं। बीजेपी नेता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को दिल्ली पुलिस वापस राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ले आई। हरियाणा पुलिस ने बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया था।
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा था कि बग्गा का अपहरण किया गया है और हरियाणा पुलिस उन्हें दिल्ली पुलिस को ही सौंपेगी। इससे पहले बग्गा को मोहाली लेकर जा रही पंजाब पुलिस को कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस ने रोक लिया था, जबकि दिल्ली पुलिस ने कहा था कि पंजाब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तारी के बारे में कोई सूचना नहीं दी थी। पंजाब पुलिस ने इस मामले में हाईकोर्ट का रुख किया है और अदालत से अपील की थी कि वो दिल्ली पुलिस को तजिंदर सिंह बग्गा के साथ हरियाणा का बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दें, लेकिन हाईकोर्ट ने पंजाब की याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि पंजाब पुलिस शुक्रवार सुबह बग्गा के दिल्ली स्थित घर पर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बग्गा बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव हैं। दिल्ली बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर बग्गा को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी दी। दिल्ली पुलिस ने बग्गा की गिरफ्तारी पर अपहरण का मामला भी दर्ज कर लिया। इसके जवाब में पंजाब पुलिस ने हरियाणा के डीजीपी को पत्र लिखा था और कहा कि बग्गा की गिरफ्तारी कोई अपहरण का मामला नहीं है और हरियाणा की पुलिस पंजाब पुलिस के काम में बेवजह अड़ंगा लगा रही है। बता दें कि बग्गा पर आरोप है कि उन्होंने 30 मार्च को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को धमकी दी थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के एक और कार्यकर्ता की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। कार्यकर्ता का नाम अर्जुन चौरसिया था और वह बीजेपी युवा मोर्चा का सदस्य था। चौरसिया का शव उसके घर के पास एक खाली पड़ी इमारत में फांसी पर लटका मिला। बीजेपी ने कहा है कि उनके कार्यकर्ता की हत्या की गई है, लेकिन टीएमसी ने इससे इनकार किया है। ये मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर हैं। अर्जुन चौरसिया को अमित शाह के स्वागत में आयोजित होने वाली एक बाइक रैली में हिस्सा लेना था। इस घटना के बाद अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में अपने बाकी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। शाह ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता की राजनीतिक हत्या हुई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सीबीआई की जाँच होनी चाहिए। अर्जुन चौरसिया की उम्र 27 साल थी और वो उत्तरी कोलकाता में बीजेपी का मंडल उपाध्यक्ष था। बंगाल बीजेपी ने ट्वीट कर कहा है कि बीते एक साल में बीजेपी के 57 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं है। जस्टिस विवेक कुमार बिरला और जस्टिस विकास बदबार की बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका इरफान नाम के शख्स की ओर से दायर की गई थी। इरफान ने याचिका में कहा था कि उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले की बिसौली तहसील के एसडीएम ने बीते साल दिसंबर में धूरनपुर गाँव की नूरी मस्जिद में अजान के वक्त लाउड स्पीकर या माइक के इस्तेमाल की इजाज़त देने से मना कर दिया है और इस संबंध में आदेश भी जारी किया है। इरफान ने अदालत से अपील की थी कि वो प्रशासन को मस्जिद में लाउड स्पीकर या माइक का इस्तेमाल करने का निर्देश दे। WHO द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में जनवरी 2020 और दिसंबर 2021 के बीच कोरोना से 47 लाख लोगों की मौत हुई। ये भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़ों से 9 गुना ज़्यादा है। इसको लेकर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। राहुल ने ट्वीट कर कहा है कि कोविड महामारी के कारण 47 लाख भारतीयों की मौत हुई, 4.8 लाख नहीं, जैसा कि मोदी सरकार ने दावा किया है। राहुल ने कहा कि विज्ञान झूठ नहीं बोलता, मोदी करते हैं। उन्होंने कहा कि उन परिवारों का सम्मान करें जिन्होंने अपनों को खोया है। इसके साथ ही राहुल ने पीड़ितों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की भी एक बार फिर से मांग की। WHO द्वारा भारत में कोरोना के कारण मौतों का आंकड़ा 47 लाख बताने के बाद बीजेपी सरकार पर विपक्षी नेता हमलावर हैं। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोविड से हुई मौतों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कोविड से हुई मौतों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का डेटा और कांग्रेस का बेटा दोनों ही गलत है। समित पात्रा ने कहा कि कोविड से हुई मौतों का अनुमान WHO ने जिस तरीके से लगाया उसमें कई खामियां हैं और भारत सरकार ने अपनी आपत्ति विश्व स्वास्थ्य संगठन को बता दी थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। समय समय पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा पर आक्रमण करते हुए भारत को नीचा दिखाया है। ये दुखद है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।